रोहित अभी भी अनिका की जा रही गाड़ी की ओर घूर के देख रहा था। तभी चिराग मेहता रोहित के पास आकर धीमी आवाज में उससे कहने लगा, क्या आपको लगता है कि मिस अनिका कल आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आएंगी? रोहित ने गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए चिराग की ओर देखा। चिराग ने तुरंत ही बात संभालते हुए रोहित से कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि अगर वो आर्यन बाबा को इतना पसंद करती हैं, तो जरूर गिफ्ट लाएंगे। मगर मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता था कि अगर उन्होंने आर्यन बाबा का लिखा हुआ बर्थडे कार्ड मांग लिया तब क्या करेंगे? रोहित ने फिर से गुस्से में आंखें बड़ी करते हुए चिराग की ओर देखा और गाड़ी में बैठते हुए कहा, चलो अब घर चलते हैं। जब रोहित मारवा हाउस पहुंचा, तो आर्यन डिनर के बाद अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक उसी के सामने रोहित आकर खड़ा हो जाता है और आर्यन से कहता है, इट्स माई बर्थडे टुमारो। इमोशनलेस चेहरा बनाते हुए आर्यन ने रोहित से कहा, ओ आई सी। आर्यन जिस तरह से अपने हाथ स्ट्रेच कर रहा था, वो थोड़ी सी गलती कर रहा था, क्योंकि रोहित खुद मार्शल आर्ट सीख चुका था। रोहित ने आर्यन का हाथ पकड़कर उसे सही तरह से अपने हाथ को मोड़ने का तरीका दिखाते हुए कहा, बस तुम्हें इतना ही कहना है और कुछ नहीं कहोगे तुम? बाकी बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए बर्थडे कार्ड बनाते हैं, उन्हें बर्थडे पर विश करने के लिए उनके लिए कुछ सरप्राइज अरेंज करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। क्या तुम मेरे लिए एक बर्थडे कार्ड भी नहीं लिख सकते? बट आई एम अ चाइल्ड, मैं ये नहीं करने वाला हूँ। रोहित की एप्लीकेशन को आर्यन ने बिना पढ़े ही रिजेक्ट कर दिया था। आर्यन के इस बिहेवियर से नाराज होकर रोहित आर्यन को बिना कुछ कही ही वहाँ से चला जाता है। पसीने से लथपथ आर्यन अपने बेडरूम की ओर चलने लगा। जैसे ही वो रोहित के वर्क टेबल के पास से गुजरा, उसने नोटिस किया कि रोहित अपने हाथों में स्केच पेन लेकर कार्ड पर कुछ लिख रहा था। आर्यन देखना चाहता था कि आखिर इतनी सीरियसली रोहित उस कार्ड में क्या लिख रहा था। आर्यन ये देखकर हैरान हो गया कि रोहित अपने लेफ्ट हैंड से कार्ड पर लिख रहा था। ये देखकर आर्यन को अपने डैड की मेंटल कंडीशन पर शक होने लगा था। रोहित अपने हाथों से एक ग्रीटिंग कार्ड पर हैप्पी बर्थडे डैडी लिख रहा था। ये देखकर आर्यन कंफ्यूज हो गया। रोहित की लिखावट इतनी बुरी थी कि पूरा का पूरा कार्ड बहुत ही शाबी लग रहा था। आर्यन ने धीरे से अपने डैडी के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें पूछा, डैड, क्या आपको लगता है कि आपको किसी डॉक्टर की जरूरत है? अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर रोहित बिना कुछ कहे वो कार्ड लेकर वहाँ से चला गया। जब अनिका मल्होत्रा हाउस वापस पहुँची, तब अंजलि मामी घर पर नहीं थी। अनिका को अंजलि मामी की चिंता होने लगी थी। अनिका को लगा कहीं फिर से रायचंद परिवार में से किसी ने अंजलि मामी को कोई तकलीफ पहुँचाने की कोशिश तो नहीं की थी। अनिका ने अंजलि मामी को मैसेज लिखते हुए पूछा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? अंजलि मामी ने कुछ ही सेकंड में अनिका को रिप्लाई देते हुए लिखा, हाँ, बस मुझे कुछ काम है इसलिए बाहर आई हूँ, जल्दी घर आ जाऊंगी। अनिका ने चैन की सांस ली और अपने बेडरूम में जाने लगी। रिया ने लाइव स्ट्रीम का और एक पड़ाव पार कर लिया था। अब वो लाइव स्ट्रीमर की टॉप 300 लिस्ट में शामिल हो चुकी थी। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो अगले 5 दिन में वो टॉप 10 लाइव स्ट्रीम की लिस्ट में भी शामिल हो जाएगी। जैसे ही रिया को नींद लगी, अनिका ने उठकर बगल की टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया। फिर अपने कानों में ईयरफोन लगाकर वो अपने मोबाइल से एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने लगी। ये वॉइस रिकॉर्डिंग अनिका की माँ की थी। थोड़ी देर अपनी मम्मी को याद करते हुए अनिका की आंखें कब भर आईं, इस बात का उसे भी पता नहीं चला। फिर अपने कानों से ईयरफोन निकालते हुए अनिका ने फिर से फोन पास रखे टेबल पर रख दिया और रिया के पास आकर सो गई। अनिका ने अपना एक हाथ अपनी आँखों पर रखकर सोने की कोशिश की, मगर न जाने क्यों आज अनिका को रोज की तरह नींद नहीं आ रही थी। बार बार अनिका के सामने उस पर्दे के पीछे बैठे आदमी का ख्याल आ रहा था। अगले दिन सुबह करीब 10:30 बजे रिया की मीठी आवाज से अनिका की आंखें खुली। माय स्वीट हार्ट, जाओ अब जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारे पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने उनके घर जा रहे हैं। ये क्या तुम सच कह रही हो मम्मी? रिया के सर पर हाथ घुमाते हुए अनिका ने भी रिया से कह दिया, मैं कभी झूठ बोलती हूँ क्या? मामा, क्या मुझे आज अपना गेटअप बदलना पड़ेगा ताकि मुझे कोई पहचान ना ले? आखिर मैं और आर्यन हमशक्ल है ना? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये थैंक यू सो मच, मैं अभी ये बात आर्यन को बताती हूँ, उसका फैमिली बहुत जल्द पूरा होने वाला है। जैसे ही रिया दौड़कर अपना फोन उठाने लगी, अनिका ने उसे रोकते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास अपनी डैडी के लिए कोई बर्थडे प्रेजेंट है? क्या बड़े बच्चों से भी गिफ्ट एक्सपेक्ट करते हैं? मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं कैसे उनके लिए गिफ्ट ला सकती हूँ? डोंट वरी मम्मा, मैंने बहुत पहले ही डैड के लिए एक बर्थडे गिफ्ट तैयार रखी है। मैं उनके बर्थडे के दिन उनकी तारीफ करूँगी, एक गाना गाऊंगी जिसे सुनकर वो जरूर खुश हो जाएंगे, तुम देख लेना। अब जाओ, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं नीचे तुम्हारा वेट करती हूँ। क्योंकि आज सैटरडे था, रिया की स्कूल में छुट्टी थी। श्रेया एक होटल में शिफ्ट हो गई थी। श्वेता फिर से प्रोडक्शन टीम के साथ मल्होत्रा फार्मास्यूटिकल की लेबोरेटरी में बिजी हो गई थी। नानी माँ अपने कमरे में रोज की तरह सो रही थी और रोज की तरह क्रिश रात को घर वापस लौटा नहीं था।
कृष के लिए घर वापस ना लौटना एक बहुत ही आम बात होती थी, इसलिए पूरा का पूरा मल्होत्रा हाउस आज बिल्कुल खाली पड़ा था। जब अनिका नीचे हॉल में गई तब उसने देखा कि अंजलि मामी हॉल के सोफे पर बैठकर कुछ सोच रही थी। अनिका अंजलि मामी के पास आई और धीरे से उनसे पूछा, क्या हुआ अंजलि मामी, आप बड़ी गहरी सोच में लग रही हो। अंजलि मामी ने अपनी एक उंगली दोनों दांतों के बीच दबा कर रखी थी। अपने मुंह से उंगली निकालते हुए अंजलि मामी ने अनिका से कहा, बात यह है बेटा कि मीनाक्षी अपने पापा के घर वापस चली गई है। इस बात पर हैरान होते हुए अनिका अंजलि मामी के बगल में बैठ गई और उनसे पूछने लगी, क्या ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि उनके और पीयूष अंकल के बीच हमारी वजह से कोई कहासुनी हुई है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।